तो टुडे हेडिंग इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इसका डिफिनेशन, मीनिंग और कंपेयर सीखेंगे। तो ध्यान दो, एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा ना? जिक्सा बोल रही है। बाकी का आंसर सब सुस्त पड़े हो क्या, या सो रहे हो? हैं? अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितना जो है ना इसमें? 16। बाकी सब कहाँ गए? तो अल्युमिनियम 13, सोहा 13 है अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं। तो अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बात क्लियर? अल्युमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है तो एक ही बार में लूज कर देगा या 1 बाय 1 करके लूज करेगा? एक ही बार में तीनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा या 1 बाय 1 करके लूज करेगा? बिल्कुल सही है सुहा, 1 बाय 1। तो चलो, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी दिया जाएगा। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2, तो यहां से अब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम प्लस। होगा या नहीं होगा? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम अल्युमिनियम प्लस। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने में एनर्जी लगा होगा ना? ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कराने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से जानेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब सेकेंड बात ध्यान देना, अल्युमिनियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, अल्युमिनियम प्लस 2 बन जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी दिया जाएगा, तो अल्युमिनियम प्लस बन जाएगा 281। तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, 28 एक इलेक्ट्रॉन बचा, अल्युमिनियम प्लस 2। ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, IE2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो मैं तुमसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि रिमूवल स्टेटमेंट है, ध्यान देना, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी।
तो दो ने आंसर दिया, सोहा ने, जिक्सा ने और आदित्य ने। फॉल्स है। तो कहां फॉल्स है? रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कुणाल बताओ कुणाल कहां फॉल्स है स्टेटमेंट? रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नॉट नोन एज सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो देयर आर डिफरेंस इन बिटवीन सेकेंड एंड 2। रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, these are all different statement. The removal of second electron is known as second ionization enthalpy, not 2 electron. Okay ना? Not 2 electron. 2 electron बोला जाएगा, it will be sum of IE1 और IE2. Removal of 2 electrons means it is sum of IE1 और IE2. Okay ना? तो स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स और लूज कर दिया जाए तो IE3 यानी रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां एनर्जी दिया जाए। रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आफ्टर दैट इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड। After that its octet will be completed. क्या समझ में आया? अब मुझे बताओ कि अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकाला जाएगा? अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव किया जाएगा? कहां से बोले तो अल्युमिनियम से, कि अल्युमिनियम प्लस से, कि अल्युमिनियम +2 से, कि अल्युमिनियम +3 से। अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव किया जाएगा? अल्युमिनियम +2 से। एक कैंसर है तो बिल्कुल सही है। अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाला जा रहा है। दिस वन विल बी अल्युमिनियम, दिस वन विल बी अल्युमिनियम प्लस, दिस वन विल बी अल्युमिनियम +2, दिस वन विल बी अल्युमिनियम +3। तो अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो अल्युमिनियम +2 से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। अगर मैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करूं तो अल्युमिनियम प्लस से यानी एक केटायन से इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा। ठीक है, अब हम डिफिनेशन लिखते हैं। क्या होगा डिफिनेशन? तो IE1 का मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो तुम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखोगे। रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम बोलोगे, कहीं पर अगर ऐसा रहेगा Cl- से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनेगा तो दिस वन इज नॉट ए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया जाए और एक Cl- से Cl बना दिया जाए तो दिस वन इज नॉट ए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल मतलब एटम जो एलिमेंट दिया जाए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड एनर्जी to remove outer shell electron from neutral atom required energy to remove outer shell electron from neutral atom is known as IE1। ठीक है, मैं आगे अब नहीं लिख रहा हूं, इज नोन एज IE1। न्यूट्रल एटम से निकाला जाए। IE2 इसको मैं हटा दूं। IE2 का डिफिनेशन क्या होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी
required energy to remove अच्छा, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव आउटर सेल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां लिखना पड़ेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नॉट टू इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल या आउटर सेल ऑफ एल्युमिनियम प्लस या कोई +1 केटायन। मैं किसी एलिमेंट का नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं, तो मैं तो एल्युमिनियम का एक एग्जांपल लिया, +1 केटायन एटम, तो मैं एल्युमिनियम का एग्जांपल ले इसलिए बता रहा हूं। तो उसके +1 केटायन में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसको हम सेकेंड बोलेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से I3, तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल of +2 cation atom, required energy to remove third electron from outer shell of +2 cation atom is known as I3। I4 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा I1 I2 I3 ही रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी लगाओगे उतना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो तुम अच्छे से डायग्राम बना के इसको और डिफिनेशन लिखो पूरा, ये सब भी ड्रॉ भी करना है ताकि बाद में रिवीजन करो तो तुम्हें चीजें दिखे। अभी तो समझ में आ जाता है, बाद में रिवीजन करते समय दिमाग काम नहीं करेगा कि हुआ क्या था यहाँ पे। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आप सारे चीजें नोट डाउन करेंगे विथ डायग्राम निकाल के दिखा के शो अप करोगे आप। ये बातें सबको समझ में आई, डिफिनेशन वगैरह? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? ओके, डायग्राम वगैरह निकाल के बनाओ इसको। और एक चीज डायग्राम बना के लिखते समय ये भी लिख देना कि ये चीज ध्यान रखना है कि थर्ड में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हालांकि लिखवाया मैंने, सेकेंड में यहां से निकलेगा, फर्स्ट में यहां से निकलेगा, न्यूट्रल से। लॉकडाउन खत्म हो गया, तुम लोग का स्कूल कब से चालू हो रहा है? स्कूल कब से चालू हो रहा है तुम लोग का? स्कूल नहीं है? डोंट नो? दादा, तो तुम लोग का करियर बर्बाद है। चलिए जी, हटाओ इसको। 7,000 केस है इंडिया में आज। अच्छा, 70,000। ओके, तो कब स्टार्ट होगा? जब 700 हो जाएंगे तो अब एक समय इंडिया में आज 70,000, एक समय महाराष्ट्र में इतना था 70,000। अब महाराष्ट्र में आज कितना केस है?
सबने लिख लिया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट तो हमने डिफिनेशन देख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे कि आखिर पहला इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को कि थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि अब हमें कंपेयर करना है कि ये एनर्जी ज्यादा है कि ये है कि ये है। ऐसा तो नहीं होगा तीनों इक्वल होगा ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना कंपैरिजन ऑफ या कंपेयर ऑफ IE1, IE2 एंड IE3। कंपेयर ऑफ IE1, IE2 और I3, क्योंकि हमें एनर्जी का भी कंपेयर करना है ना। तो हमने केवल डिफिनेशन देखा, अब हमें एनर्जी का कंपेयर करना है। तो देखो ध्यान से, पहला IE1 के लिए हमने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां से निकाला तो IE1 का जानकारी यहां से देगा। IE2 के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाला, तो इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। और IE3 के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाला। ये हमारा, अगर मैं इसका कंपेयर करूं तो हमें जानकारी मिल जाएगी। ये IE1 के बारे में बताएगा, IE2 के बारे में और IE3 के बारे में बताएगा। तो हमें कंपेयर के बारे में हम जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑर्बिट। तो तुम देख रहे हो ना यहाँ ऑर्बिट कितना होगा, 3 ऑर्बिट होगा। यहां पर कितना होगा? 3 ऑर्बिट। ऑर्बिट सेम हो गया। ऑर्बिट सेम है तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन तो चेंज होगा नहीं, 13 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन। प्रोटॉन सेम तो कहां जाएंगे? आउटर शेल के पास। मैं तुम्हें क्या बोला था कि इसको तुम्हें केजी समझ लेना है। ये 13% 3 kg को खींच रहा है, 13% 2 kg को खींच रहा है, 13% 1 kg को खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में होगा? 1 kg वाला को ज्यादा खींचेगा ना। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट। तो आयोनेशन एंथैल्पी किस में ज्यादा होगा? जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अब यहां अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को क्या बोलेंगे? यहां से निकालने को बोलेंगे IE1। यहां से क्या बोलेंगे? IE2। यहां से क्या बोलेंगे? IE3। यहां से निकालने को बोलेंगे IE3। तो ये लगभग 99% केस में ये सही होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे वैसे वैसे IE3 ज्यादा होगा 2 से, 2 ज्यादा होगा 1 से। ये लगभग सारे के लिए वैलिड होते हैं। इनर्ट गैस छोड़ दो तो, इनर्ट गैस अगर छोड़ दो तो सबके लिए वैलिड हो जाता है। IE3 तो ये केवल हमने अल्युमिनियम के लिए नहीं बताया, मतलब सबके लिए लगभग ऐसा ही होता है कि IE3 इज ग्रेटर देन IE2, IE2 ग्रेटर देन IE1। बात हो गई क्लियर? इसको लिखो। और ऐसे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस आ रहा है ना जी, तो प्लस आ रहा है तो साइज क्या होता जाएगा? मान लो इतना नहीं कुछ करना है, तो तुम जानते हो ना कि जितना केटाइन बढ़ता जाता है उतना साइज क्या होता जाता है? छोटा। और छोटे में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए छोटा होता चला जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये बात भी ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रल एटम में केटाइन जितना बढ़ेगा उतना ही साइज छोटा होगा। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी IE3 ज्यादा होता है IE2 से, और IE2 ज्यादा होता है IE1 से। कई कई समझ लो। ठीक है ना? तो ये
अब मैं तुम्हें अब ये तुम्हें आयोनेशन एंथैल्पी पढ़ा दिया, मीनिंग समझा दिया, और ये एक्सेप्शन बता दिया, क्वेश्चन कैसे बनाना वो बता दिया, IE1 IE2 बता दिया। अब एक इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं बता रहा हूं कैसे पूछा जाए। जैसे मान लो बोलेगा कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट जिसका IE1 50 किलो जूल है, एन एलिमेंट एम लिख देते हैं, और IE2 जो है वो 60 किलो जूल है, और IE3 जो है वो 6000 किलो जूल है। तो बताना है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। अब यहां मान लो एलिमेंट एम है, फर्स्ट अगर लूज किया तो 50 किलो जूल, सेकेंड अगर लूज किया तो 60 किलो जूल, तो सेकेंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट वन। और अगर थर्ड लूज किया तो कितना है, थर्ड लूज किया तो कितना है 6000। ये कुछ ज्यादा, ये ज्यादा है इससे, लेकिन ये बहुत ज्यादा है इससे। इसका मतलब अगर मान लो अल्युमिनियम +2 से तुम्हें निकालना होगा, यहां से अगर निकालते अल्युमिनियम +3 से अगर निकालते तो इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। अल्युमिनियम +3 से निकालने का मतलब क्या हो चुका है, इनर्ट गैस। तो अगर मैं यहां पर अल्युमिनियम +3 भी लिखूं, IE4 भी लिख दूं, तो अब यहां पर सोचो तो नियॉन गैस बन चुका है। और इस केस में ज्यादा ही नहीं होता, मच मच ग्रेटर होता है। क्या होता, मच मच ग्रेटर। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद वो इनर्ट गैस आ चुका है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, चौथा लूज नहीं करेगा। ये 2 लूज करने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इनर्ट गैस बन चुका है। उसके बाद तुम अगर करवाना चाहते हो तो करा तो देगा ये लूज, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो जहां एनर्जी बहुत ज्यादा है वहीं पर तुम एक बाउंड्री लाइन लगा दो। वहीं पे क्या लगा दो, बाउंड्री लाइन। जो चार्ज होगा उसके ऊपर वहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 2। इसमें क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि ये अगर दे देगा, बोलेगा कि फॉर्म ए फॉर्मूला विथ सल्फेट, सल्फेट के साथ, सल्फेट आयंस के साथ फॉर्मूला बनाओ। तो एम पे चार्ज कितना होगा, +2। ये मत सोचना कि +3 है, क्यों, क्योंकि इसके बाद इनर्ट गैस वो इंडिकेट कर रहा है, यानी डेटा से बताएगा हमें। और सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, SO4-2। क्रिस क्रॉस जानते ना, ये हो जाएगा MSO4। यहाँ 2 और 2 आएगा, लेकिन 2 और 2 को हमने, क्या ये बातें समझ में आई। यानी डेटा जब मच मच हाइयर होगा वहां बाउंड्री लाइन लगा देना, वहीं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। बातें समझ में, समझ लो कि नहीं समझ लो। कहां बाउंड्री लाइन लगाओगे, बाउंड्री लाइन कुत्ते लगाई तो यहां नहीं, बाउंड्री लाइन वहां लगाएंगे जहां पर बहुत मच मच ग्रेटर होगा, उसके पहले यहां पर रोक देना है, क्योंकि यहां इनर्ट गैस वो इंडिकेट कर दिया। डेटा विल बी इंडिकेटिंग दैट आफ्टर लूजिंग +2 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट गैस एंड यू हैव टू रिमूव electron from M+2, it become a inert gas, or after that we remove electron, then it will be required much higher energy. तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। समझ लो कि नहीं समझ लो। चलो, तो ये अपना आयोनेशन एंथैल्पी समाप्त हो गया। अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सेम ऐसा ही समझेंगे हम, पहले मीनिंग समझेंगे, ठीक है, आफ्टर दैट एक्सेप्शन समझेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाने के पहले हेडिंग डाल दिया ना, एक तो मैं राज की बात बता रहा हूं, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से भी क्लियर हो रहा है ना, गेन गेन करने वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम दूसरे वर्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोथ आर सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले तुम्हें मैं राज की बात बता रहा हूं, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज अगर अनस्टेबल से, कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है तो वहां पर एनर्जी लूज होता है। जैसे एक लाइव एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, जैसे मॉर्निंग में मैं आया पढ़ाने तो मेरे पास एनर्जी भर भर के पूरा भरा हुआ था, मैं कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था। जैसे जैसे शाम होता जा रहा है एनर्जी खत्म होता जा रहा है और मैं एक समय के बाद सो जाऊंगा, मतलब अभी नहीं, नींद आ जाएगी। तो नींद आना मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाना। तो मेरे में से दिन टाइम टू टाइम एनर्जी मॉर्निंग से अभी तक क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। लेकिन मैंने गेन भी किया है, वो अलग बात है। मान लो हमने गेन नहीं किया तो लूज हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं सो जाऊंगा, सोना स्टेबिलिटी की तरफ बता रहा है। तो जितना ज्यादा एनर्जी लूज होगा उतना ही स्टेबिलिटी आएगी, केमिस्ट्री बोलता है। अब मान लो क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे अब समझो कैल्शियम है, अब कैल्शियम के एटम है 2882 ऐसे हैं। अब मान लो तुम इसको एनर्जी दे दोगे, ये अच्छा खासा अपना पड़ा हुआ था, एनर्जी दे दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करने लगेंगे, इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, उसके वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना कम एनर्जी होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा उतना ही मोर स्टेबल होगा। तो केमिस्ट्री का नारा है लेस पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। लेस, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि उसमें जोड़ूंगा मैं, लेस पोटेंशियल, लेस पोटेंशियल एनर्जी, लेस पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। लेस पोटेंशियल एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, और कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी क्यों लूज होगा, सोच सकते हो, क्योंकि अनस्टेबल की तरफ एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, और स्टेबल की तरफ एनर्जी क्या होगा, कम। तो हायर से लोअर की तरफ गया तो बाकी एनर्जी क्या हो जाएगा, लूज। तो जब एनर्जी जब लूज होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच, निगेटिव लिखते हैं, निगेटिव। अब कोई भी -10 लिख दो, -8, तो निगेटिव वैल्यू इंडिकेट करता है, ये होता है चेंज इन इंथैल्पी, मतलब हीट के बारे में बता रहा है। इसको हम ऐसे बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। तो इससे तो मीनिंग समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये हीट है, हीट को इंडिकेट करता है, यानी ये बता रहा है कि हीट बाहर निकल रहा है। जैसे मान लो हम वाटर को रख देंगे फ्रीजर में तो आइस बन जाएगा। आइस बनने के लिए क्या होगा, आइस बनने के लिए हीट बाहर निकलेगा,
तो उसको डेल्टा एच निगेटिव बोलेंगे, जिसको अदर टर्म में हम एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एनर्जी लूज हो रहा है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, तो निगेटिव लिखा जाता है। अगर एनर्जी गेन हुआ, एनर्जी गेन हुआ, जैसे मान लो वाटर को वेपर बनाना है, तो उस केस में डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है और इसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक। मतलब इंडिकेशन का तरीका है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन विल बी इंडिकेट दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब, गेन, हीट यानी एनर्जी गेन होता है। एनर्जी बोले तो हीट, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जब मैं नाम लूं तो सोच लेना हीट के बारे में सर बोल रहे हैं। तो तुम देखोगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हीट दिया जाता था, बार बार हीट देते थे तब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता था। तो हमने लिखवाया भी था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लिखवाया था ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एंडोथर्मिक, उल्टा बोल रहा हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्ट करूंगा इसका मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का। यूज जंक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करोगे? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का कल मीनिंग समझाएंगे और उसके ऊपर एक्सेप्शन बताएंगे, फिर कंपेयर करवाएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, गो एंजॉय।